फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस यानी ग्रामीण ऋणग्रस्तता के बारे में, और उसके बाद में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव मार्केटिंग के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या। किसान की ऋणग्रस्तता कृषि को एक मुख्य समस्या है। कृषि की एक मुख्य समस्या है कि जो किसान जो होते हैं ऋण यानी उधार में वो ग्रस्त हो जाते हैं। वो एक उसके लिए एक उसमें एक मुख्य समस्या है वो किसानों के लिए। किसान उत्पादक तथा अनुत्पादक दोनों उद्देश्य के लिए ऋण लेते हैं। अनुत्पादक ऋण वह होते हैं जिनका उत्पादन बढ़ाने में कोई सहायता नहीं होती, परंतु भारत में कुल ऋण में इनका अनुपात 56% है। ये ऋण महाजनों द्वारा दिए जाते हैं। जो महाजन होते हैं वो ये वाले ऋण को देते हैं। आधारिक रूप से ये ऋण ही हैं जिन्होंने ग्रामीण ऋणग्रस्तता को जन्म दिया है। ये वाले ऐसे ऋण होते हैं जिसका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं होता। ये और बाकी कामों के लिए जो किसान ऋण लेते हैं, विवाह के लिए, जो भी और काम होते हैं उत्पादन से अलावा, उन सभी के लिए जो ऋण लेते हैं, वो वाले ऋण के कारण वो ऋण ग्रसित हो जाते हैं, उनको वो वापस चुका नहीं पाते। इसके कारण देख लेते हैं कि ऋणग्रस्तता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है निर्धनता। यह ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण है। खेती पर जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण भारत में औसत किसान की आय बहुत कम है। उसे अपनी रोज़मर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। कि जो भारत में जो किसान हैं वो इतने निर्धन हैं, और जो खेती है उस पर इतने ज़्यादा किसान वर्क करते हैं कि जनसंख्या उस पर अधिक काम करने वाली है, जिससे कि उनको आय कम होती है, और उनको आय नहीं होती तो जो रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं वो उनके लिए भी उनको उधार लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। सेकंड है पैतृक ऋण। भारत में ऋणग्रस्तता का प्रारंभिक बिंदु पैतृक ऋण है। इसे चुकाना किसान अपना धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य मानते हैं। जो पैतृक ऋण यानी जो उनकी जनरेशन वाइज जो ऋण चला आ रहा है, जैसे कि उनके पापा ने जब कभी लिया हो, पैतृक जिसे बोलते हैं, तो उनके मरने के बाद जो उनके बच्चे उसको ऋण को चुकाएंगे, और उनको चुकाना जो किसान है अपना धार्मिक और सामाजिक कार्य मानते हैं। थर्ड पॉइंट है भूमि का उपविभाजन तथा विखंडन। भूमि के उपविभाजन और विखंडन के कारण कृषि उत्पादन कम रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि आय कम रहती है और किसान ऋणग्रस्तता में जकड़ता चलता जाता है। भूमि का जो उपविभाजन यानी उसका जो बंटवारा जो हो जाता है, उसके कारण जो उनका प्रोडक्शन लेवल है वो कम हो जाता है, जिससे कि उनको आय भी बहुत कम होती है, और फिर उसके बाद वो दोबारा से ऋण लेने के लिए मजबूर हो जाता है और उसमें ही जकड़ता चला जाता है। फोर्थ पॉइंट है इसका कि भारत के किसान जो ऋणग्रस्तता मतलब ऋण में क्यों इतने ग्रसित रहते हैं, तो उसका एक कारण मानसून की अनिश्चितता भी है। भारत में 66% खेती वर्षा पर निर्भर है। वर्षा बहुत ही अनिश्चित है। उत्पादन की अनिश्चितता के कारण आय भी अनिश्चित हो जाती है, इसलिए ऋण लेना रोज़मर्रा की ज़रूरत बन जाती है। मतलब इसमें ये है मानसून की, मतलब बारिश का होना या ना होना भी एक उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। अगर बारिश नहीं होती है तो उनकी फसल ख़राब हो जाती है, बारिश होती है तो अच्छा प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो अगर उसमें भी डिसबैलेंस हो बारिश के होने ना होने में, तो वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर उनकी आय नहीं होती है तो फिर वो दोबारा से ऋण लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट इस किसानों की निरक्षरता। भारतीय कृषि जनसंख्या का अधिकांश भाग अनपढ़ है। वे अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाते और अनुत्पादक उद्देश्यों से ऋण लेकर महाजनों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो किसानों की जो अनएजुकेटेड होना, इलिटरेसी होना भी एक कारण है, जो कि वो ऋण में ग्रसित हो जाते हैं, और वो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भी अनुत्पादक जो कार्य हैं, जो उत्पादन से जुड़े नहीं हैं, उन कार्यों को पूरा करने के लिए वो महाजनों के चंगुल में फंस जाते हैं। वो उनको ऋण देने के लिए तैयार रहते हैं।
6 पॉइंट इज़ फिजूल खर्च। भारतीय किसान बहुत फिजूल खर्च करने वाले होते हैं। वे सामाजिक उत्सव जैसे विवाह, बच्चे के जन्म, मृत्यु आदि पर क्षमता से अधिक खर्च कर देते हैं। वे ऋण के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो ये भी एक मेन कारण है। फिजूल खर्च करना भी एक ऋण का ग्रसित होने का कारण है। वो उनको चुका नहीं पाते हैं, इस वजह से फिजूल खर्च करने की वजह से। 7 पॉइंट इज़ मुकदमेबाजी। भारतीय किसान के मुकदमेबाजी में फंसे होने के कारण ऋणग्रस्तता की समस्या और भी गहन हो जाती है कि जो महाजन होते हैं वो उन पे केस कर देते हैं, फिर वो मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं और उसके कारण भी वो और ज़्यादा ऋणग्रसित हो जाते हैं। 8 पॉइंट इज़ लास्ट पॉइंट अत्यंत निराशाजनक। भारत में छोटे किसानों को वर्तमान में ऋणग्रस्तता के कारण अपनी फसल कम दामों पर बेचनी पड़ती है, जिसके कारण उनकी आय कम होती है, फिर दोबारा से उन्हें ऋण लेना पड़ता है इस वजह से। तो यही पॉइंट्स जो हैं वो भारतीय किसान के ऋणग्रस्तता के कारण हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट सहकारी विपणन यानी कोऑपरेटिव मार्केटिंग कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होती है और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं और इसके कितने प्रकार की होती हैं और इसके होने से क्या गुण होते हैं और क्या अवगुण होते हैं। तो इसके बारे में सभी के बारे में देखेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि सहकारी विपणन यानी कोऑपरेटिव मार्केटिंग होती क्या है। ये वे समितियां हैं जो किसानों द्वारा स्वेच्छा से समानता के आधार पर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कृषि पदार्थों को बेचने तथा आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए बनाई जाती हैं। ये मार्केटिंग जो होती हैं वो किसानों के लिए होती हैं। ये एक तरह से मंडियाँ होती हैं जो किसानों को वहाँ पे उनको फसल बेचने के लिए और कुछ भी प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी वस्तु खरीदने के लिए बनाई जाती हैं। तो इनके बनाने का जो उद्देश्य है, उनका पर्पस जो है वो है क्या। फर्स्ट इज़ ये समितियां अपने सदस्यों के उत्पादन को उचित कीमतों और उचित समय पर बेचती हैं। जो इनके सदस्य बन जाते हैं किसान, इन समितियों से जुड़ जाते हैं, तो उनको उनके जो प्रोडक्शन होता है उसको उचित कीमत पर रीज़नेबल प्राइस में बेचती हैं और उचित समय पर जब उसको बेचने का टाइम होता है तब बेचती हैं। नेक्स्ट इज़ ये समितियां अपने सदस्यों को भंडारण यानी स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती हैं। मतलब अपने प्रोडक्शन को स्टोर करने का भी फैसिलिटी मिलती है उनको। अपने सामान को, गेहूं को, चावल को वो रख सकते हैं वहाँ पर। आवश्यकता के समय सदस्य किसान को ऋण देती है। जो उसके सदस्य बन जाते हैं तो उनको वो किसानों को उधार भी देती हैं, ऋण भी देती हैं उनको प्रोडक्शन के लिए। सदस्यों को बाज़ार संबंधी सूचना उपलब्ध कराती है। जो भी उनको मार्केट में चलता होता है उनके प्रोडक्शन या फिर उनके कृषि संबंधी जो सूचना है वो सब उनको उपलब्ध कराती है। सदस्यों को आवश्यक आगतें जैसे बीज, खाद आदि उपलब्ध कराती है। अपने सदस्यों को कृषि उत्पादकों के निर्यात में सहायता देती है। उनको निर्यात करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए भी उनको हेल्प करती है। अब आती है कि भारत में सहकारी विपणन समितियों के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार की होती हैं। प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां फर्स्ट जो होती हैं, ये होती हैं समितियां गांव के स्तर पर बनाई जाती हैं। आजकल ये समितियां किसी खाद्य उद्देश्य के लिए ना बनाई जाकर कई उद्देश्य यानी कृषि पदार्थों का बिक्री, सदस्यों के साथ साग, बीज एवं खाद आदि की पूर्ति के लिए बनाई गई हैं। तो ये एक विलेज गांव के लेवल पर बनाई जाती हैं। वहाँ पर इनके बहुत उद्देश्य होते हैं कृषि से जुड़े हुए। कृषि को पदार्थों की बिक्री और सदस्यों को जो ऋण देना और खाद वगैरह बीज देना। सेकंड है केंद्रीय सहकारी विपणन समितियाँ। किसी विशेष क्षेत्र की प्राथमिक सहकारी समितियां मिलकर केंद्रीय सहकारी समितियों का निर्माण करती हैं। ये शहरों या कस्बों में पाई जाती हैं। इनका कार्य अपने समिति के सदस्यों की सहायता करना होता है, प्रदान करना है। तो ये एक केंद्रीय यानी स्टेट लेवल पर बनाई जाती हैं और इनका जो सेम कार्य होता है, जो इनसे सदस्य जुड़ जाते हैं, सदस्य किसान, उनकी हेल्प करना होता है। थर्ड इज़ केंद्रीय लेवल पर बनाई जाती हैं। राज्य सरकारी विपणन समितियाँ ये स्टेट लेवल पर। ये समितियाँ राज्य की सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती हैं। ये केंद्रीय विपणन संस्थाओं के माध्यम से प्राथमिक समितियों की सहायता करती हैं।
फोर्थ एंड लास्ट जो होती हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन समितियाँ, ये नेशनल लेवल पर बनाई जाती हैं। भारत में सरकारी स्तर पर यह है विभिन्न विपणन समितियों की क्रियाओं का समन्वय करती हैं। मतलब ये जो समितियाँ जो होती हैं वो जो अपने नीचे लेवल की जो स्टेट लेवल या केंद्रीय या विलेज लेवल की जो समितियाँ, उनको सबका कार्यों पर नज़र रखती है कि वो अपना कार्य ठीक से कर नहीं रहे हैं। उनको जो भी हेल्प की ज़रूरत होती है वो इसको ये हेल्प देते हैं। अब आते हैं सहकारी विपणन के गुण, यानी कोऑपरेटिव मार्केटिंग के जो गुण हैं वो है मध्यस्थों का अंत। इसके कारण जो मिडलमैन्स जो होते हैं, किसानों के बीच में जो मिडलमैन्स होते थे कि उनकी फसल को वो खरीद कर कम दामों पर फिर उनको महंगे दामों पर बेचते थे, उनका अंत हो गया है। विपणन लागतों में कमी, जो मार्केटिंग के कॉस्ट होती है उनको ले जाने की, मार्केट तक ले जाने की, उसको जो भी कॉस्टिंग आती थी वो कम हो गई है। सामूहिक सौदेबाजी, उचित कीमत, उनको जो सौदेबाजी करने की वो प्रॉब्लम होती थी बार्गेनिंग की, वो अब कम होकर उनको एक रीज़नेबल प्राइस मिल रहा है अपने प्रोडक्ट का। विवशतापूर्वक बिक्री में से राहत, जो उनको डिस्ट्रेस वाली सेल थी उससे उनको रिलीफ मिल जाती है इसके थ्रू। अब है सहकारी विपणन के अवगुण जो हैं। निष्क्रिय समितियाँ, जो इनएक्टिव सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ मतलब समितियाँ जो इनएक्टिव है, जो काम नहीं कर रही हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। समन्वय का अभाव, मतलब जो कोऑर्डिनेशन जो है उनके साथ उसकी बहुत लैकनेस है, बहुत कम है कोऑर्डिनेशन। और जो किसानों का जो कॉन्फिडेंस है वो इनके थ्रू बहुत कम है। जो पढ़े लिखे थोड़े बहुत किसान हैं वो ही इनकी तरफ आकर्षित हैं, नहीं तो छोटे किसान इनके बारे में, इनके कार्यों के बारे में नहीं जानते, तो वो इन तक नहीं पहुंच पाते, इन समितियों तक। और फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।